Okay, heat engine. What is a heat engine? A heat engine is a device that converts heat energy into mechanical work. Means अब आपके पास इंजन आ गया और इंजन का काम क्या होता है? इंजन का काम ये होता है कि वो हॉट टेम्परेचर रिजर्वायर में से, यानी एक ऐसा चैम्बर होता है जहाँ पे आपके पास हाई टेम्परेचर होता है और हाई हीट होती है. Q1 इज़ द हाई हीट, T1 इज़ द हाई टेम्परेचर. और इस हीट को वो लेता है और लेके अपने इंजन के थ्रू वो यूज़फुल वर्क डन करता है. तो वो हीट एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा होता है यूज़फुल वर्क डन में. नाउ अ हीट इंजन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, हीट source or heat reservoir. Heat reservoir, this is a heat reservoir, T1. It is a very large reservoir or a source of heat energy, and it is at a high temperature T1. Its temperature remains practically unchanged during any transfer of heat into or out of it. It is called high temperature reservoir, HTR. आपके पास ये एक रिजर्वायर है जिसका हॉट टेम्परेचर है, हॉट टेम्परेचर T1 है. यहाँ से ये हीट एब्जॉर्ब करता है और फिर इंजन को वो हीट Q1 प्रोवाइड होती है. और इंजन क्या करता है, उस हॉट टेम्परेचर हीट से वो यूज़फुल वर्क एंड मैकेनिकल वर्क करता है. नाउ हीट सिंक और कोल्ड reservoir. It is a very large body or a reservoir at a lower temperature T2. This is another reservoir जो कि लोअर टेम्परेचर पे होता है. इट्स टेम्परेचर रिमेन्स प्रैक्टिकली कांस्टेंट ड्यूरिंग एनी ट्रांसफ़र ऑफ हीट इनटू और आउट ऑफ इट. इट इज़ आल्सो कॉल्ड लो टेम्परेचर रिजर्वायर, LTR. अच्छा, अब इसमें फंक्शन क्या होता है पूरा के पूरे हीट इंजन में? इंजन अपने हॉट टेम्परेचर रिजर्वायर से, जिसका टेम्परेचर T1 होता है और हाई टेम्परेचर होता है, वहाँ से हीट Q1 एब्जॉर्ब करता है. और इंजन का काम क्या होता है? वो हॉट हीट से यूज़फुल वर्क डन परफॉर्म करता है. और जो हीट उसकी बच जाती है वर्क डन होने से, उस हीट को वो रिजेक्ट कर देता है कोल्ड टेम्परेचर रिजर्वायर पे. और कोल्ड टेम्परेचर रिजर्वायर का टेम्परेचर होता है T2. अच्छा, अब वर्किंग सब्सटेंस कौन सा हो रहा है? नॉर्मली गैस इज़ यूज्ड एज अ वर्किंग सब्सटेंस फॉर हीट इंजन. इस इंजन के अंदर जो फ्यूल यूज़ हो रहा होता है वो गैस होती है. इन प्रिंसिपल अ हीट इंजन इज़ अ डिवाइस थ्रू विच अ वर्किंग सब्सटेंस इज टेकन थ्रू अ साइक्लिक प्रोसेस. मीन्स गैस जो गुज़रती है वो एक साइक्लिक प्रोसेस के थ्रू गुज़रती है. हॉट टेम्परेचर रिजर्वायर से हाई टेम्परेचर पे गैस आती है, इंजन में काम करती है, यूज़फुल वर्क डन करती है, और इसके बाद लो टेम्परेचर रिजर्वायर पे वो रिजेक्ट हो जाती है. फिर गैस को वापस ऊपर लेके जाया जाता है, वो हॉट टेम्परेचर पे होती है, उसको होती है. फिर वो हॉट टेम्परेचर वाली गैस इंजन में आती है, यूज़फुल वर्क डन करती है, और फिर जो वो बचती है उसको कोल्ड टेम्परेचर रिजर्वायर पर रिजेक्ट कर दिया जाता है. मीन जो वर्किंग सब्सटेंस गैस है वो पूरे एक साइक्लिक ऑर्डर में, एक साइकिल में रोटेट करती रहती है. मीन्स पहले वो हॉट टेम्परेचर पे थी, उसने वर्क डन किया, फिर कोल्ड टेम्परेचर पर रिजेक्ट हो गई, फिर उसके बाद उसके ऊपर वर्क डन करके उसको उठाया जाता है और उसको हॉट टेम्परेचर पर ले जाया जाता है. दोबारा से वो गैस हॉट हो जाती है हॉट टेम्परेचर में जाके. मीन्स गैस के अंदर जो इंटरनल एनर्जी का चेंज है, डेल्टा यू है, वो ज़ीरो हो जाता है ड्यूरिंग अ साइकिल. अगर वो ठंडी हो भी जाती है तो उसके ऊपर यूज़फुल उसके ऊपर वर्क डन करके वापस इसे हॉट टेम्परेचर रिजर्वायर में ले जाया जाता है और उसका टेम्परेचर दोबारा से वही हो जाता है. मीन्स टेम्परेचर या उसकी जो एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी है, उसका चेंज ज़ीरो हो जाता है पूरे एक साइकिल के बाद. यानी साइकिल इस हॉट टेम्परेचर से स्टार्ट हुआ है, नीचे आया है, फिर दोबारा से वो वहीं पे जाके कंप्लीट हुआ है. तो ड्यूरिंग अ कंप्लीट साइकिल, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस गैस बिकम्स इक्वल्स टू ज़ीरो. दिस इज़ योर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. इसमें अगर डेल्टा यू को हम ज़ीरो कर दें तो आपके पास डेल्टा क्यू बिकम्स इक्वल्स टू डेल्टा डब्ल्यू, या डेल्टा डब्ल्यू बिकम्स इक्वल्स टू डेल्टा क्यू. जितना आप हीट में चेंज आया है उतना ही यूज़फुल वर्क डन परफॉर्म हो गया. लेट Q1 be the heat energy absorbed by the heat engine from the high temperature reservoir, and QB2 be the heat energy rejected by the engine to the low temperature reservoir. Then for one complete cycle, the net work done by the engine is equals to heat difference. यानी डेल्टा डब्ल्यू जो है वो यूज़फुल वर्क डन है जो कि इंजन ने परफॉर्म किया, और डेल्टा क्यू है चेंज इन द हीट. चेंज इन द हीट का मतलब है Q1 हीट हॉट टेम्परेचर रिजर्वायर से एब्जॉर्ब की गई और Q2 जो है रिजेक्ट की गई, और बीच में इनका जो डिफरेंस था वो कहाँ यूज़ हो गया? वो वर्क डन परफॉर्म करने में यूज़ हो गया.
So work done becomes equals to difference of the two heat differences. The thermal efficiency of heat engine is defined as, अब आपके पास आ रहे इंजन की थर्मल एफिशिएंसी, एफिशिएंसी को ईटा से रिप्रेजेंट किया जाता है. ईटा इज द थर्मल एफिशिएंसी. इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नेट वर्क डन by the engine in each cycle to the heat Q1 absorbed in each cycle. यानी each cycle में engine ने नेट वर्क डन कितना परफॉर्म किया उसको डिवाइड कर दें हीट एब्जॉर्ब बाय द इंजन इन ईच साइकिल. नेट वर्क डन उसने कितना किया था, डेल्टा डब्ल्यू किया था इंजन ने एक साइकिल में इन ईच साइकिल. और नेट हीट उसने कितनी एब्जॉर्ब की थी हॉट टेम्परेचर रिजर्वायर से, वो Q1 उसने एब्जॉर्ब की थी. तो एफिशिएंसी क्या बन गई है, नेट वर्क डन डिवाइडेड बाय हीट एब्जॉर्ब्ड, डेल्टा डब्ल्यू बाई Q1. और डेल्टा डब्ल्यू आपके पास किसके इक्वल था, Q1 माइनस Q2 के इक्वल था ओवर Q1. इसका जब एलसीएम ओपन कर दिया जाए तो 1 माइनस Q2 बाई Q1 के इक्वल एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन बन जाती है. अच्छा, अब यहाँ में वो बात करें कि इफ़ Q2 इज़ ज़ीरो, Q2 आपके पास हीट रिजेक्टेड टू द सिंक थी, लो टेम्परेचर रिजर्वायर पे जो आपने हीट रिजेक्ट की है वो Q2 थी. अगर उस हीट को हम ज़ीरो कर दें, यानी लो टेम्परेचर रिजर्वायर पे कोई हीट रिजेक्ट ना करें, सारी की सारी हीट कहाँ यूज़ कर लें, Q1 से एब्जॉर्ब करें, ऊपर से Q1 से एब्जॉर्ब करें और सारी वर्क डन में कन्वर्ट कर दें, Q2 में कोई भी रिजेक्ट ना करें, Q2 बिकम्स इक्वल्स टू ज़ीरो कर दें. देन नो हीट वर एग्जॉस्टेड by the engine so that all the heat Q2 absorbed were converted to work. This means अगर Q2 बिल्कुल ज़ीरो हो गई तो जितनी Q1 एब्जॉर्ब की सारी वर्क डन में कन्वर्ट हो रही है. और एफिशिएंसी में अगर हम Q2 को ज़ीरो कर दें तो ज़ीरो डिवाइडेड बाई Q1 इज़ ज़ीरो, सो 1 माइनस ज़ीरो इज़ 1. और अगर 1 को आप 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो 100% एफिशिएंसी बन जाती है. 100% एफिशिएंसी का मतलब ये है कि आपका जो हीट इंजन है वो जितनी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है हॉट टेम्परेचर रिजर्वायर से कंप्लीटली सारी की सारी यूज़फुल वर्क डन में कन्वर्ट कर रहा है. कोई भी हीट वो लो टेम्परेचर रिजर्वायर सिंक में रिजेक्ट नहीं कर रहा. तो ये बड़ा ही एक आइडियल इंजन है जिसकी एफिशिएंसी 100% हो जाती है. और लेकिन वो ये कह रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट शोज़ दैट इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट 100% एफिशिएंट हीट इंजन. ऐसा तो हीट इंजन हो ही नहीं सकता ये जो 100% एफिशिएंसी दिखा रहा है. आपने अपनी गाड़ियों में भी देखा है कि गाड़ी में क्या होता है, पेट्रोल जो कि वर्किंग सब्सटेंस होता है वो जलता है, उससे गर्मी प्रोड्यूस होती है और वो हीट जो है वो गाड़ियों के इंजन को चलाती है और गाड़ी रन करना शुरू करती है, वर्क करती है. लेकिन पीछे साइलेंसर लगा हुआ होता है जिसमें से क्यूटिव हीट जो होती है वो बाहर एटमॉस्फेयर में रिजेक्ट भी हो रही होती है. अगर रिजेक्शन वाला साइलेंसर आप बंद कर दें और जितनी हीट वो एब्जॉर्ब कर रहा है इंजन वो सारी वर्क डन में कन्वर्ट करना शुरू कर दे तो ये पॉसिबल नहीं है. उसने अपना कुछ ना कुछ हीट जो होते हैं बाहर इन्वायरमेंट में रिजेक्ट भी करनी होती है. इन द ऑपरेशन ऑफ हीट इंजन सच एज स्टीम इंजन, गैसोलीन इंजन और डीजल इंजन, सम हीट Q2 मस्ट बी रिजेक्टेड टू हीट सिंक. हीट सिंक हमारी इन्वायरमेंट होती है, हवा होती है जिसमें हमारे जो गैसोलीन इंजन यानी पेट्रोल इंजन हैं या स्टीम इंजन है या डीजल इंजन है वो अपनी हीट Q2 को रिजेक्ट करते हैं हमारे इन्वायरमेंट में. ठीक है. अच्छा, अब आपके पास आ रहा है वी कैन स्टेट दिस फैक्ट एज फॉलो. अब ये जो ऊपर आपने सारा का सारा पढ़ा है इसकी स्टेटमेंट वो दे रहे हैं. इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन which will produce no effect other than the extraction of heat from a reservoir. यानी रेजरवायर के ऐसे एक्सट्रैक्ट करना है हीट, Q1 एक्सट्रैक्ट ऊपर हॉट टेम्परेचर से वो एक्सट्रैक्ट कर रहा है, ले रहा है. ठीक है, एक्सट्रैक्ट करे वो हीट को फ्रॉम अ हॉट टेम्परेचर रेजरवायर एंड परफॉर्मेंस ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क. यानी जितनी वो एक्सट्रैक्ट कर रहा है हीट Q1 फ्रॉम हॉट टेम्परेचर रेजरवायर उस कंप्लीटली को कन्वर्ट कर दे इनटू यूजफुल वर्क डन, इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क डन में वो कन्वर्ट कर देते हो. इट इज़ इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल है कि वो जितनी हीट एक्सट्रैक्ट कर रहा है हॉट टेम्परेचर रिजर्वायर से इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क में उसको वो कन्वर्ट कर दे. दिस स्टेटमेंट इन फैक्ट वन फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. तो ये जो स्टेटमेंट बनी है ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की स्टेटमेंट बन रही है. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या था कि डेल्टा Q जितनी अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब किया जाता है वो किस में कन्वर्ट होता है, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन. वो हम आपकी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यानी डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस वर्क डन. और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है,
वो ये है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन विच विल प्रोड्यूस नो इफेक्ट अदर दैन द एक्सट्रक्शन ऑफ हीट फ्रॉम अ रेजरवायर, यानी रेजरवायर से वो हीट निकाले एंड परफॉर्म एन इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क डन, और उस सारे को कन्वर्ट कर दे वो इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क डन में. दिस इज योर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. तो अब आपके पास थर्मोडायनेमिक्स से दो लॉज आ गए, फर्स्ट लॉ एंड देन सेकंड लॉ. ओके, अब आपके पास एग्जांपल आ रही है दिस वन. इस एग्जांपल में अब आप देखें कि आपके पास आ रहा है सबसे पहले आप देख लें कि ये जो क्विज आ रहा है, क्विज में है व्हाट इज फंक्शन ऑफ ए स्पार्क प्लग इन अ पेट्रोल इंजन. पेट्रोल इंजन में एक स्पार्क प्लग चीज़ लगी होती है. स्पार्क प्लग का काम ये होता है कि वो स्पार्क जनरेट करता है, वो प्लग स्पार्क निकालता है. स्पार्क आपके पास छोटी सी एक करंट सा होता है, बिजली सी होती है. उससे क्या होता है, पेट्रोल जलता है, और जब जलता है तो जलने से हीट जनरेट होती है, और हीट से क्या होता है, पिस्टन्स चलते हैं, और पिस्टन से इंजन रन करता है. द फंक्शन ऑफ ए स्पार्क प्लग इज टू इग्नाइट द एयर फ्यूल मिक्सचर. ठीक है, एयर फ्यूल यानी पेट्रोल और ऑक्सीजन आपस में इनका मिक्स हुआ वो होता है, ऑक्सीजन और फ्यूल, क्योंकि जो फ्यूल होता है वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलता है. तो फ्यूल और ऑक्सीजन का मिक्सचर होता है, उसको इग्नाइट करता है, उसको जलाता है स्पार्क प्लग. स्पार्क प्लग में से एक चिंगारी सी निकलती है जो कि ऑक्सीजन और फ्यूल का जो मिक्सचर होता है सिलेंडर के अंदर, उसको जलाता है. इट डिलीवर्स इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम एन इग्निशन सिस्टम टू द combustion chamber of a spark ignition engine to ignite the compressed fuel air mixture by an electric spark. Electrical energy is transmitted through the spark plug, jumping the gap in the plugs, firing, and if the voltage supplied to the plug is high enough, this electric spark ignites the gasoline air mixture in the combustion chamber. ठीक है, कंबस्टन चैम्बर के अंदर जो स्पार्क प्लग इग्नाइट करता है, इग्निशन करता है, उससे गैसोलीन एयर का मिक्सचर जलता है और जलने से आपके पास हीट जनरेट होती है, और हीट से क्या होता है, आगे आपका जो गाड़ियों का इंजन होता है वो ऑपरेट होना शुरू हो जाता है. देयर इज़ नो स्पार्क प्लग इन डीजल इंजन, देन हाउ डज फ्यूल बर्न इन इट. आपके जो डीजल इंजन होते हैं उनके अंदर स्पार्क प्लग नहीं होता, पेट्रोल के इंजन में स्पार्क प्लग होता है. तो डीजल इंजन में जब नहीं होता तो डीजल कैसे जलता है. इन डीजल इंजन स्पार्क प्लग्स आर नॉट नीडेड. द एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इज sucked into the cylinder of the engine, and then the air is compressed to high pressure, which eventually leads to an increase of temperature. When the diesel is supplied to the end of compression stroke, the temperature developed is more enough to ignite the diesel. This high temperature makes the fuel to burn, and then expansion of gas takes place from where the power stroke is obtained. अच्छा, बात ये क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आपके पास सबसे पहले जो एयर रहती है एटमॉस्फेयर से वो सक की जाती है एक सिलेंडर में, सिलेंडर ऑफ द इंजन में, एंड देन एयर इज़ कॉम्प्रेस. तो सक की जाती है एक सिलेंडर में और सिलेंडर को फिर कॉम्प्रेस किया जाता है, जिससे उसके अंदर जो एयर आपने ऑक्सीजन खींची है वो कंप्रेस होकर बहुत हाई प्रेशर पे आ जाती है, और जिस चीज़ का प्रेशर हाई होता है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है. तो इस एयर का, ये एयर गर्म हो गई है, इस एयर का जो बाहर से सक किया और उसको कंप्रेस किया है, उसके ऊपर हाई प्रेशर डाला है, तो वो एयर बहुत हीटअप हो गई है. इस हीटअप एयर के अंदर वो कह रहे हैं आपने डीजल को सप्लाई की है. ठीक है, कंप्रेशन स्ट्रोक से उसके अंदर स्प्रे करते हैं डीजल को. अब डीजल जब उस हाई टेम्परेचर और इन्वायरमेंट में जाता है तो फ्रिक्शन की वजह से, हाई टेम्परेचर की वजह से उसके अंदर खुद ब खुद इग्निशन हो जाती है, वो जलने लगता है. और जब वो जलता है तो क्या होता है, बर्न की वजह से एकदम उसमें से धुआं निकलता है. जब भी डीजल जलता है उसके अंदर से ब्लैक स्मोक निकलती है, एक्सपेंशन ऑफ गैसेस टेक प्लेस होती हैं, जिसकी वजह से आपके पास उन गैसेस का एक अपवर्ड डायरेक्शन में एक पावर स्ट्रोक होता है. वो ज़ोर से वो ऊपर से पिस्टन को पुश करती है, नीचे से ऊपर की तरफ गैसेस पुश करती हैं, पिस्टन ऊपर मूव करता है तो ऊपर से स्पिंडल चल पड़ता है. स्पिंडल एक रॉड होती है जिसके साइडों पे व्हील्स लगे हुए होते हैं, तो स्पिंडल रोटेट करने लगती है, जैसे व्हील्स रोटेट करना शुरू कर देते हैं. सो दीज आर द एक्सप्लेनेशन. ये बड़े इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है.
what is the function of spark plug in a petrol engine, and if there is no spark plug in diesel engine, then how does fuel burns in it? These both of these are very important short questions. Okay, next is your example 10.4. In this example you can see a reversible इंजन. रिवर्सिबल इंजन कौन सा होता है? जिसमें आपके पास हॉट टेम्परेचर रिजर्वायर से हीट एब्जॉर्ब की जाती है, यूजफुल वर्क डन किया जाता है, हीट रिजेक्ट कर दी जाती है कोल्ड रिजर्वायर पे, और ये जो वर्किंग सब्सटेंस गैस होता है वापस उसको हॉट टेम्परेचर पर ले जाया जाता है, और पूरा एक साइक्लिक प्रोसेस किया जाता है, यानी रिवर्स किया जाता है सारे प्रोसेस को. तो दिस इज अ रिवर्सिबल हीट इंजन, वर्क्स बिटवीन टू टेम्परेचर्स हुज डिफरेंस इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड. यानी T1 हाई टेम्परेचर है, T2 लो टेम्परेचर है, T1 माइनस T2 है 100 डिग्री सेंटीग्रेड. इफ़ इट एब्जॉर्ब 746 जॉल ऑफ हीट फ्रॉम द सोर्स. सोर्स आपका क्या था? हॉट टेम्परेचर रिजर्वायर था, तो उसकी Q1 हीट है 746 जॉल. Q1 इज योर 746 जॉल्स एंड रिजेक्ट 546 जॉल्स टू सिंक. यानी Q2 की वैल्यू है 546 जॉल्स. कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड द सिंक. टेम्परेचर यानी T1 आपका सोर्स का टेम्परेचर था, T2 आपका सिंक का टेम्परेचर था. T1 और T2 को सेपरेटली कैलकुलेट करें. ओके, एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन क्या होती है? Q1 माइनस Q2 ओवर Q1. और टेम्परेचर और हीट आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, जितनी हीट होती है उतना ही टेम्परेचर होता है. तो Q1 की जगह आप T1 माइनस T2 ओवर T1 भी लिख सकती हैं. अच्छा, अब एफिशिएंसी में आपने क्या किया कि आपके पास दोनों हीट्स मौजूद थी, Q1 और Q2 की हीट्स मौजूद थी, उनकी वैल्यूज़ पुट करें. टेम्परेचर डिफरेंस आपके पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड था. 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है वो 100 केल्विन के इक्वल होता है. वो उनकी वैल्यूज़ आपने इसके अंदर पुट किए. अच्छा, पुट करने के बाद क्या किया? T1 टेम्परेचर आपको अलग से नहीं पता था, टेम्परेचर डिफरेंस आपको पता था, टेम्परेचर आपको पता नहीं था. अब आपने क्या काम किया? इनको माइनस किया और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की है, तो उससे आपके पास T1 टेम्परेचर केल्वियंस में आ गया. माइनस करें 273, तो आपके पास डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर आ गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड. अब टेम्परेचर डिफरेंस आपके पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड था, T1 आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया, तो T2 आपका क्या बन जाएगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड. तो T1 आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड T2 इज़ योर 0 डिग्री सेंटीग्रेड. ये दोनों टेम्परेचर आपने कैलकुलेट कर लिए. ओके, नेक्स्ट इज योर असाइनमेंट 10.2. राइट, दिस इज द असाइनमेंट. ड्यूरिंग वन साइकिल. अच्छा, अब ये वन साइकिल की बात हो रही है, ध्यान से सुनिए. ड्यूरिंग वन साइकिल एन इंजन एक्सट्रैक्ट 2 × 10⁻³ joules ऑफ एनर्जी फ्रॉम द हीट रिजर्वायर. ये Q1 की वैल्यू है. एंड ट्रांसफर्स 1.50 × 10⁻³ joules टू कोल्ड रिजर्वायर. ये Q2 की वैल्यू है. फाइंड द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द इंजन. ओके, थर्मल एफिशिएंसी आपके पास होती है 1 माइनस Q2 बाई Q1. तो Q1 और Q2 की दोनों की वैल्यू आ गई. 1 माइनस Q1 बाई Q2 ये 0.25 आ गया. इसको 100 से मल्टीप्लाई करें तो 25%. थर्मल एफिशिएंसी कितनी निकल गई है? 25%. बी में वो कह रहे हैं हाउ मच वर्क डज दिस इंजन डू इन वन साइकिल. तो वर्क डन निकालना है. वर्क डन कैसे निकलता है? आपके पास एफिशिएंसी का एक और फार्मूला क्या होता है? एफिशिएंसी आपके पास होती है वर्क डन ओवर Q1. सो यहाँ से आपके पास वर्क डन निकल आएगा, जो कि होगा एफिशिएंसी टाइम्स Q1. एफिशिएंसी को आपने मल्टीप्लाई कर देना है किससे? Q1 से. एफिशिएंसी को Q1 से मल्टीप्लाई कर देना है. तो ये क्या कर रहे हैं? वो वर्क डन के लिए एफिशिएंसी को Q1 से मल्टीप्लाई करें. एफिशिएंसी ऊपर से 0.25 आई है. Q1 आपके पास कितना था? Q1 आपके पास था 2.00 × 10⁻³ joules. तो एफिशिएंसी को 2.00 × 10⁻³ joules से मल्टीप्लाई किया, तो ये आपके पास यूजफुल वर्क डन आ गया. अब आगे सी में हो रहा है व्हाट एवरेज पावर डज द इंजन जनरेट्स इफ इट गोज थ्रू 4 साइकिल्स इन 2.50 सेकेंड. तो आपने एवरेज पावर कैलकुलेट करनी है अगर आपका हीट इंजन 4 साइकिल्स कंप्लीट कर रहा है और 2.50 सेकेंड में कर रहा है. तो यहाँ पे आप देखें कि आपके पास इन्होंने क्या किया है. सबसे पहले 4 साइकिल्स इतने टाइम में कंप्लीट हो रहे हैं. ये मैं आपको बता दूं कि 4 साइकिल्स कंप्लीट हो रहे हैं 2.50 सेकेंड में. तो 1 साइकिल कितने सेकेंड में कन्वर्ट होगा?
1 multiplied by 2.50 divided by 4 which is equals to 2.50 divided by 4 which is equals to, अगर आप इनको डिवाइड कर देना तो आंसर आ जाता है आपके पास 0.625, ये 625 सेकेंड्स, ठीक है। यानी कि आपके पास 1 साइकिल कंप्लीट हो रहा है 0.625 सेकेंड्स में। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, वर्क डन पर यूनिट टाइम, तो ये वर्क डन एक साइकिल का निकला था कि 1 साइकिल में 5.5 स्टूडेंट की पावर 2 जाउल ऑफ वर्क डन कंप्लीट होता है। तो 1 साइकिल का उन्होंने टाइम निकाला पहले, और इसके बाद पावर होता है रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क वर्क पर यूनिट टाइम। तो वर्क फॉर 1 साइकिल को डिवाइड कर दिया टाइम ऑफ 1 साइकिल, उससे डिवाइड किया तो आपके पास पावर आ गई 8 स्टूडेंट की पावर 2 वॉट्स, राइट। ये वो पावर है जो कि इंजन डिलीवर कर रहा है एक साइकिल में, सही है। ये टाइम 4 साइकिल्स का दिया हुआ है, 4 साइकिल्स को आपने के टाइम को आपने 1 साइकिल के टाइम में कन्वर्ट करना है सबसे पहले, और फिर पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो वर्क डन इन 1 साइकिल को आपने डिवाइड कर देना है टाइम ऑफ 1 साइकिल से, तो आपके पास पावर डिलीवर्ड इन 1 साइकिल आ जाएगी।